फिर रहे थे, जब कोविड में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, अस्पताल में बेड के लिए तरस रहे थे, शमशान घाट पे अंतिम क्रिया के लिए अपने दोस्तों की, अपने प्रियजनों की, परिवार के लिए लाइन में लगे हुए थे। उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है अगर सचिवालय जाता था तो शराब नीति बनाता था। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली का डेवलपमेंट एकदम रोका है, रोका क्या है, मैं तो कहूँगा कि नाश किया है। आम आदमी पार्टी हेल्थ की भी बात करती है, तो मैं उनसे जब नाम पूछता हूँ कि जो सरकारी अस्पताल की योजना आपके समय में बनी हो उस अस्पताल का नाम बता दो, तो नहीं बता पाते। सेम सिस्टम एजुकेशन में दिल्ली की पॉपुलेशन 20% बढ़ी है और दिल्ली के स्कूलों में बच्चों का नंबर घटा है। ये कैसे पॉसिबल है? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली मेट्रो का पे नहीं किया और अब इस लोकसभा इलेक्शन में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो देश के टुकड़े टुकड़ों की बात करते हैं। और आज की डेट में आरएसएस और बीजेपी से बड़े देशभक्ति की आइडियोलॉजी कोई, और आज देश के साथ जो है वो आरएसएस और बीजेपी खड़े हैं, इसलिए मैं जो है उनके झंडे के तले खड़ा हूँ। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के डाउनफॉल को आप कैसे देखते हैं? जो लीडरशिप की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से। मैं तो आप भी थे। मैं प्रेसिडेंट था और मेरी नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए तो मैंने इस्तीफा दिया। वो कह रहा है कि जो देश के हितों के खिलाफ बात करते हैं। दूसरे एक उम्मीदवार थे जो हमारे दलित भाइयों को मंदिर जाने से रोक रहे थे। ये तो अध्यक्ष से बड़ा पद कौन सा होता है पार्टी में? कौन आजकल इस्तीफा दे रहा है? केजरीवाल जी बार बार भाषण करते हैं कि कोई चपरासी के पद से नहीं। मैं तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे के आया हूँ। पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस और अब फिर भाजपा। अगर चुनाव जीते या हारे, क्या आप पार्टी में रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार मैं राजनीतिक कारणों से मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और मैं पूरे मन से भाजपा में आया था, इसमें कोई दो राय नहीं। ताश के पत्तों की जो बिल्डिंग होती है वो गिरती है तो वो पूरी कोलैप्स कर जाती है, तो ये कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। Delhi Assembly elections are around the corner, and in this series of Delhi Ka Dangal, we have former veteran Congress leader and 4 times MLA Arvinder Singh Lavli, who is now the candidate from BJP on the Gandhinagar Assembly constituency. नमस्ते। नमस्कार जी। आप कांग्रेस के 4 टाइम एमएलए रहे हैं गांधीनगर से और बीजेपी के टिकट पे पहली बार लड़ रहे हैं। कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं वोटर्स के साथ? देखिए, ऐसा है कि पहले तो गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा एकदम पारिवारिक रिश्ता रहा है और निश्चित रूप से जब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता था तो उस समय मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में मैं गांधीनगर के दुख सुख में, गांधीनगर के विकास में लोगों के साथ मिलकर एक भूमिका मेरी रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस का कनेक्ट फिर लोगों के साथ खत्म हुआ, देश के मुद्दों के साथ खत्म हुआ, देश के हितों के साथ खत्म हुआ, और अभी जब आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, उस पार्टी के साथ जिसने दिल्ली को केवल लूटने और ठगने का काम किया हो, तो उसी मतभेद में जो है मैंने फिर एक राष्ट्र हित वाली पार्टी को ज्वाइन किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ लोगों का प्यार तो मेरे साथ पहले ही था। लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि अब आपने ठीक पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो, पहले भी आपको मत देते थे लेकिन अब खुशी से जो है वोट देंगे। तो गांधीनगर के लोग जो है वो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा उन्हीं ने 10 साल खोया है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, गंदे पानी की शिकायत है, ट्रैफिक जाम की शिकायत है। तो 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, गांधीनगर के लोगों ने केवल जो है कष्ट ही झेला है। तो मैं समझता हूं कि इस बार जब पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाने के लिए, बदलाव की बहार के लिए हवा चल रही है, तो गांधीनगर भी जो है उससे पीछे नहीं रहेगा। आप दिल्ली के लॉन्गेस्ट सर्विंग एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि उन्होंने एजुकेशन का बार बहुत हाई स्टैंडर्ड पे ले गए हैं और नए नए स्कूल बनाए हैं। उनके इन दावों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार दूर करने का भी दावा करती थी, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। आम आदमी पार्टी हेल्थ की भी बात करती है, तो मैं उनसे जब नाम पूछता हूँ कि जो सरकारी अस्पताल की योजना आपके समय में बनी हो उस अस्पताल का नाम बता दो, तो नहीं बता पाते। सेम सिस्टम एजुकेशन में दिल्ली की पॉपुलेशन 20% बढ़ी है और दिल्ली के स्कूलों में बच्चों का नंबर घटा है। ये कैसे पॉसिबल है? पहले सरकारी स्कूलों में 1 लाख बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे और पब्लिक स्कूल में 1 लाख बच्चे कम थे। ये कह रहे हैं हमने जो है सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल से अच्छे कर दिए। आज पब्लिक स्कूल की जो एनरोलमेंट है वो 1 लाख ज़्यादा है, इनकी कम है। 12वीं में अपीयरेंस के जो नंबर हैं वो 2013 के मुकाबले कम है। 10वीं में जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं वो 2013 से कम है। दिल्ली की आबादी बढ़ी है, रिजल्ट घटा है। तो किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं? इनका एजुकेशन मॉडल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली है। पहले जो है स्कूल में कोटा स्टोन लगता था, अब इन्होंने जो है ग्रेनाइट लगाना शुरू कर दिया ताकि कॉन्ट्रैक्टर का बिल बढ़े।
अब ग्रेनाइट पे अच्छी पढ़ाई होगी, कोटा स्टोन पे अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, ये मुझे तो समझ में नहीं आता है। सरकारी स्कूल का और सरकार का ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित लोगों को शिक्षित करे। खाली 50 स्कूल के अंदर ग्रेनाइट लगा के और उनकी फोटोएं घुमा के शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं हो सकता। दिल्ली में ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, दिल्ली के अंदर जो है ड्रॉप आउट रेट गिर गया है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो मुझे लगता नहीं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए शिक्षा मॉडल है। गहराई में अगर आप जाएंगे, आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे आईआईटी में होते थे, तो पहले भी होते थे, आईएएस भी बनते थे, सरकारी स्कूल से निकल के आईपीएस भी बनते थे। वो तो बच्चों की प्रतिभा पहले भी निकलती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग पहले भी होती थी। ईडब्ल्यूएस के एडमिशन मैंने शुरू किए थे, क्रेडिट ये लेते हैं। नेबरहुड क्राइटेरिया और पब्लिक स्कूल के अकाउंट ऑडिट होंगे, मेरा फैसला था। हमने सिर्फ पोस्टर नहीं लगाए थे, ये पोस्टर लगा रहे हैं, उसके फर्क इतना है। आपने भ्रष्टाचार की अभी बात करी, शराब घोटाला और शीश महल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आई थी, जन लोकपाल के नाम से ये पार्टी बनी थी। आज 1 दशक से ज्यादा इनको सरकार में हो गया, आज जन लोकपाल की चर्चा भी नहीं करते। चलो दिल्ली में तो ये बहाना बना देंगे कि हमको एलजी नहीं बनाने दे रहा, हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रही। पंजाब में तो इनकी पूरी सरकार है, वहां इनको जन लोकपाल लाने से कौन रोक रहा है? आज जन लोकपाल की जो बात करते थे, वो सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखने को तैयार नहीं है। तो जो लोग भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे, आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शीश महल, मैं खुद सरकारी मकान में रहा हूं और केजरीवाल साहब से लंबे समय में रहा हूं, मेरा घर तो ऐसा नहीं था। जमुना पार का कोई व्यक्ति नहीं था जो मेरे सरकारी, मतलब सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग मेरे सरकारी घर में आए होंगे। किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री के घर जाते हैं, एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ पूरे जमुना पार में जो ये कहे कि मैंने शीश महल के दर्शन किए। तो वो मुख्यमंत्री का घर है या किसी मुगलई सल्तनत का जो है महाराजा का सुल्तान का घर है कि जिसके अंदर आम लोग नहीं आ सकते? लोकतंत्र है, तो कुछ छुपाने को था, इसीलिए नहीं आ सकते ना आम लोग। और सबसे तकलीफ की बात है कि कोविड में जब हम मारे फिर रहे थे, जब कोविड में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, अस्पताल में बेड के लिए तरस रहे थे, शमशान घाट पे अंतिम क्रिया के लिए अपने दोस्तों की, अपने प्रियजनों की, परिवार के लिए लाइन में लगे हुए थे, उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है अगर सचिवालय जाता था तो शराब नीति बनाता था, और अपने घर जाता था तो आर्किटेक्ट के साथ बैठ के शीश महल का नक्शा जो है डिस्कस कर रहा होता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिक स्थिति के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर है। तो मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। गांधीनगर में 2 बड़ी समस्याएं, एक ट्रैफिक और एक स्वच्छता। आप वहां से 4 बार विधायक भी रहे हैं, पर ट्रैफिक की समस्या का कोई हल नहीं मिला है। अगर इस बार आप विधायक चुनकर आएंगे तो उस समस्या का हल कैसे? देखिए, ऐसा है कि ये कहना गलत है कि ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं मिला। ट्रैफिक की समस्या के हल की ओर गांधीनगर चल दिया। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली का डेवलपमेंट एकदम रोका गया, मैं तो कहूंगा कि नाश किया है। अब मैं आपको ही एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि हम सबसे पहली मेट्रो लाइन कहाँ आई? हम अजीत नगर के कांति नगर की तरफ से वेलकम और सिलमपुर मेट्रो स्टेशन बनाया। फिर मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, झगड़ा करके मैं सोरन सिनेमा वाली मेट्रो लेके आया। यमुना पुश्ते के ऊपर मोनो रेल आनी थी, जो इस सरकार ने प्रोजेक्ट कर दिया। जब तीनों तरफ से हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता तो गांधीनगर के ट्रैफिक की समस्या हल होती। मोनोरेल क्यों लाना चाहता था मैं पुश्ते में? इसलिए लाना चाहता था कि जो देश का व्यापारी इतनी बड़ी संख्या में गांधीनगर आता है, जब वहां पे मेट्रो का प्रोविजन होगा तो वो अपनी गाड़ी स्कूटर लेके नहीं आएगा, टैक्सी लेके नहीं आएगा, वो उस मेट्रो में आता, मोनोरेल में आता, उतर के अपना काम करता और चला जाता। मोनोरेल इन्होंने रिजेक्ट कर दी। सोरन सिनेमा वाली जो ये मेट्रो है, ये दिल्ली की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन थी, 115 किलोमीटर की। 2015 में खत्म होनी थी, आज 2025 में पहुंच गए हम। ये और आज तक खत्म नहीं हुआ ये वाला फेस। इसलिए नहीं फेस खत्म हुआ कि केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की दोनों की भागीदारी है। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली मेट्रो का पे नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। ये जो भी काम आप देख रहे हैं वो केंद्र सरकार के हिस्से वाला बजट आ रहा है, ये तो अपना बजट ही नहीं समय अनुसार दे रहे, ना जो है ये उनकी तकलीफों को दूर कर रहे हैं। तो इस वजह से मेट्रो डिले हो रही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब कोलैप्स करेगा किसी भी शहर में तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही। अब 2013 में डीटीसी के बेड़े में लगभग 6,000 के करीब बसें थी। दिल्ली की आबादी 20-22% बढ़ गई है और बसें 20-22% कम हो गई हैं जो 2013 में थे।
अब जब बस नहीं होगी तो लोग स्कूटर खरीदेंगे, लोग गाड़ी खरीदेंगे, टैक्सियों में लोग जाएंगे, लोगों को जाना तो है अपना काम धंधा करना, तो उसकी वजह से सड़कों पे जाम लग रहा है। दूसरा जो है वो पोल्यूशन भी उसकी वजह से बढ़ रहा है। आज आप दिल्ली की किसी सड़क पे चले जाओ, पहले तो गांधीनगर मेन रोड का हाल था, आप किसी पे चले जाओ वहां आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, और लोग अगर किसी जगह पे आधे घंटे में पहुंचते थे, आज उस घंटे में, सवा घंटे में पहुंच रहे हैं। तो अगर आप अपना नॉर्मल समय से आधा घंटा समय सड़कों पे ज्यादा हो तो आपका जो व्हीकल है वो पोल्यूशन करेगा नहीं करेगा? करेगा। सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की लाइफ लाइन इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है। अगर सड़कों के ऊपर गड्ढे होंगे तो पूरी दिल्ली का ट्रैफिक स्लो होगा, वो पोल्यूशन में भी ऐड कर रहा है, ट्रैफिक में भी कर रहा है। उसी का इफेक्ट आपको गांधीनगर में देखने को मिल रहा है। अब अजीत नगर में एक पुलिया है, हमने 2 पुलिया की और योजना बनाई थी, एक कैलाश नगर में, एक धर्मपुरा में। अगर बन गई होती तो लोगों को निकासी का रास्ता मिलता। तो गांधीनगर के लोगों ने तो सबसे ज्यादा खोया है। अजीत नगर की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। अब लोग कहेंगे कि जी आपका एमएलए था, टेंडर कौन करेगा? एमएलए थोड़ा करेगा टेंडर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगी टेंडर, एमसीडी डिपार्टमेंट करेगा। और जब आप सरकार में होते हो तो आपको 10 साल में एक बार फुर्सत नहीं मिली कि आप ये देख सको कि अजीत नगर के लोग किस हाल में जी रहे हैं, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं। कैलाश नगर की धर्मपुरा एक्सटेंशन में चलना लोगों का दुर्भर हुआ है। ये सरकार 10 साल में एक बार ही नहीं देख पाई। और मैं तो लोगों से कहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और उनकी पार्टी आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे कम से कम ये प्रश्न तो बनता है कि आपका एमएलए पहले तो था ही 5 साल, आप 10 सालों में एक नई स्कीम जो है गांधीनगर के लिए नहीं लेके आए। केजरीवाल ने आके कहा था कि एशिया की लार्जेस्ट गारमेंट मार्केट है और इसकी डेवलपमेंट का जबरदस्त प्लान हमने बनाया है, और अखबारों में फोटो भी छपाई थी। आज कहाँ है वो प्लान? जो गंगा जी का हाल हुआ है वही गांधीनगर, यमुना जी का जो हाल हुआ है वही गांधीनगर मार्केट का हाल हो गया। आपके पास कोई प्लान है इस एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट के लिए? क्योंकि यहाँ लाखों की इकोनॉमी, करोड़ों की इकोनॉमी है, लाखों लेबर यहाँ काम करते हैं। देखिए, जब सारी दिल्ली में सीलिंग हुई थी, मैंने गांधीनगर को सीलिंग से बचाया था। मास्टर प्लान ये कहता है कि 60 फुट से ऊपर की रोड कमर्शियल नहीं हो सकती। पेडिस्टेरियन कमर्शियल का कंसेप्ट मैं लेके आया था, जिसकी वजह से गांधीनगर की मार्केट बची, करोल बाग की मार्केट बची। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसकी डेवलपमेंट करानी शुरू करी। मैंने एक योजना ये भी बनाई थी, मुझे तो डेवलपमेंट के साथ साथ आप किसी भी दुकानदार से पूछ लेंगे कि 2013 से पहले जो मार्केट का हाल था और आज मार्केट का जो हाल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस समय मैंने एक योजना बनाई थी कि मार्केट को तो ठीक करेंगे ही उसके, क्योंकि ये मेट्रो वगैरह, लोहे के पुल के साथ नया पुल, मोनो रेल, ये सब उसी पुश्ता चौड़ा, हालांकि वो जो है यूपी इरिगेशन की लैंड पड़ती है यमुना में, उसके बावजूद पुश्ता चौड़ा कराया। सामने झुग्गियां थी उनको हटवा के महावीर स्वामी पार्क के साथ जोड़ा कराया। फिर लोहे के पुल के बराबर में पुल बनाना था। ये सब मार्केट को ही सहूलियत दिलाने के लिए था। हमने एक प्रोजेक्ट ये भी बनाया था कि जैसे आग लग जाती है, भयंकर आग लग जाती है, तो हम जितनी मार्केट की गलियां हैं उनमें एक स्पेशल पानी की लाइन डलवाएंगे, ताकि कोई दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड बजाय गलियों में घुसने के सिर्फ पाइप लेके जाएं और उस कनेक्शन से जोड़ें, किसी भी भयंकर दुर्घटना से जो है बचाव हो जाए। आज उस योजना का कहीं आता पता नहीं। अब सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से मार्केट, क्योंकि ये रेवेन्यू भी देती है, हालांकि वो बात अलग है, इस सरकार ने आज डेफिसिट में ला दिया है दिल्ली को, नहीं तो दिल्ली हमेशा रेवेन्यू प्लस स्टेट रहा है। तो उस मार्केट का डेवलप करना उनका मूल अधिकार है। हम उन व्यापारियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसको डेवलप नहीं करेंगे। आप एक बड़े सिख नेता है। 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अगर भाजपा सरकार में आएगी तो आपके पास नहीं, देखिए, ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने उस दिशा की ओर काम किया है। जो दोषी थे उनको सजा भी हुई है। अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नौकरियां भी तिलक विहार में दी है, मैं भी उनके साथ गया था। तो मोदी जी की सरकार ने ऑलरेडी उस ओर काम करना शुरू कर दिया, और निश्चित रूप से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो और गति उसको हम देने का काम करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंजाब के बारे में, सिखों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत समझ है, और वो जिस गंभीरता के साथ हर इश्यूज को, चाहे वो करतारपुर साहब का कॉरिडोर हो, चाहे वीर बाल दिवस हो, तमाम जो सिखों के इश्यूज हैं उसमें वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके और पेन लेके उसको दूर। गांधीनगर जो है आरएसएस का एक गढ़ भी माना जाता है, और ये कहा जाता है कि आरएसएस के लोगों ने सदा आपका विरोध करा। क्या आरएसएस के लोग अब आपको वोट देंगे? क्या आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है? ये बिल्कुल कहना गलत है कि आरएसएस के लोगों ने मेरे विरोध किया। मैं गांधीनगर, आइडियोलॉजी अलग थी। आइडियोलॉजी देशभक्ति की आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ अभी बीजेपी ज्वाइन करी थी तो उस समय मैंने ये कहा था कि जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी
तो उस समय हमको ये याद था कि इंदिरा गांधी भाषण करती थी कि इस देश के लिए मेरा खून का कतरा कतरा जो है लगाना पड़ा तो मैं लगा देंगे। और अब इस लोकसभा इलेक्शन में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो देश के टुकड़े टुकड़ों की बात करता है। आप कन्हैया कुमार की बात। तो आइडियोलॉजी तो मेरी देश के लिए कतरा कतरा देने की है। उस समय मुझे लगता था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो देश के लिए लड़ना चाहती है। आज जो है सारी दुनिया को पता है, खाली हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को नहीं, दुनिया में रहने वाले भारतीयों को पता है कि अगर राष्ट्र हित के अंदर कोई अगर पार्टी है और राष्ट्र हित के अंदर और देश के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति है तो वो एक ही नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। तो इसलिए आइडियोलॉजी तो मेरी देशभक्ति की है। और आज की डेट में आरएसएस और बीजेपी से बड़े देशभक्ति की आइडियोलॉजी कोई हो, तो मेरी आइडियोलॉजी नहीं बदली है, मेरा दल बदला है। वो दल देशभक्त नहीं रहा है जो देश को जाति के नाम पे बांटना चाहता हो, जो टुकड़े टुकड़े वालों को बढ़ावा देना हो, वो बदले हैं। मेरी आइडियोलॉजी वही है देशभक्ति की। और आज देश के साथ जो है वो आरएसएस और बीजेपी खड़े हैं, इसलिए मैं जो है उनके झंडे के तले खड़ा हूं। और मेरी कभी भी आरएसएस वालों ने पहले भी कभी विरोध नहीं मेरा किया। तभी तो मैं इतनी बड़ी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मुझे आती थी, सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता था, क्योंकि उनको पता था कि मैं देशभक्त हूँ, ईमानदार हूँ। मैं इतने लंबे समय तक 17-18 साल तक जो है सरकार में रहा, एक इल्जाम आज तक कभी मेरे को भ्रष्टाचार का नहीं मिला। और मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं हूँ जो राजनीति जो है खाली जो है जमीनों के लिए कर रहा हो या प्रॉपर्टी के लिए। पूरे राजनीतिक जीवन में, और आरएसएस तो यही चाहती है, बीजेपी यही चाहती है कि साफ छवि वाले लोग आए। तो मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी धरोहर यही है कि इतना लंबे समय मंत्री और एमएलए रहने के बाद भी कोई एक पैसे का गुनाहगार मैं जो है वो सारी दिल्ली और देश का नहीं हूँ। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के इस डाउनफॉल को आप कैसे देखते हैं? वो लीडरशिप की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से। मैं तो आप भी थे। मैं प्रेसिडेंट था और मेरी नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए तो मैंने इस्तीफा दिया। जब मैं जो दिल्ली का प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि जो देश के हितों के खिलाफ बात करते हैं। दूसरे एक उम्मीदवार थे जो हमारे दलित भाइयों को मंदिर जाने से रोक रहे थे कि हमको मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जब साथ लेके चलेंगे, इस मानसिकता के साथ, इस सोच के साथ चलेंगे, तो वो पार्टी कैसे चल सकती है। इसीलिए मैं अनकंफर्टेबल था। नहीं तो अध्यक्ष से बड़ा पद कौन सा होता है पार्टी में? कौन आजकल इस्तीफा दे रहा है? केजरीवाल जी बार बार भाषण करते हैं कि कोई चपरासी के पद से नहीं। मैं तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे के आया हूँ। तो इसीलिए इनका ये हाल है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है। पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस और अब फिर भाजपा। अगर चुनाव जीते या हारे, क्या आप पार्टी में रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार मैं राजनीतिक कारणों से मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और मैं पूरे मन से भाजपा में आया था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी और मेरा रिश्ता नाता भी जो है इस परिवार के साथ रहा था। तो इस परिवार, गांधी परिवार के लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि हम बुरे समय में, तो इमोशनल रिश्तों की वजह से कि खराब समय में है, और ये जानते हुए कि आगे मेरा समय भी खराब ही होगा, लेकिन पुराने रिश्तों की वजह से मैं इमोशनली होके वापस आ गया। उसके बाद भी मैंने देखा कि इनका तो कोई चाल चलन, सोच कुछ ठीक हो नहीं रही है। इस बार जो है मैं इस्तीफा देने के बाद भी 1 हफ्ता घर बैठा हूं और इस बार मेरा जो है मुद्दों के ऊपर डिफरेंसेस आया, आइडियोलॉजिकल आया, जिसको मैंने महसूस किया ज्वाइन करने के बाद भी कि ये लोग जो है अपनी सोच बदल नहीं रहे हैं, राष्ट्रहितों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इस बार जिस मुद्दों के ऊपर मेरा झगड़ा हुआ है, और मेरा अकेले का नहीं हुआ है, दिल्ली के प्रोमिनेंट 200-250 लोगों का हुआ है, पूर्व विधायकों का हुआ है, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया, ना जाने कितने लोग, तंवर साहब हमारे छतरपुर से, ना जाने कितने एक्स एमएलए और कितने जो है लीडरशिप जो है, सब का आइडियोलॉजिकल की आप किस तरीके के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कम कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा बन गई है। तो हमने इस बार ही मुद्दों के ऊपर दिया है और मैंने इसीलिए उस समय बयान दिया था कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो पार्टी देश के खिलाफ काम करती है उनके साथ जाने का मतलब नहीं है। अगर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, अन्यथा अपने घर बैठेंगे। भाजपा कितनी सीटें जीतेगी? सरकार बनाएगी दिल्ली। देखिए, जब मैंने इस्तीफा दिया था तब भी लोग कह रहे थे कि ये एमपी लड़ रहा है, ये कर रहा है। मैं कभी भी, मैंने चाहे पहले इस्तीफा दिया हो या मैंने इस बार ही इस्तीफा देके ज्वाइन कर रहा हूं, मैं कभी भी पद के लिए नहीं करता।
पहले भी मेरा कांग्रेस से जब झगड़ा हुआ था तो नगर निगम की टिकटों पे हुआ था, मैं नगर निगम पार्षद तो नहीं बनना चाहता। इस बारी भी मेरा इश्यूज पे हुआ है, तो मैं कभी किसी के साथ सौदेबाजी या पद के पीछे भागता नहीं हूँ। आज भी अगर मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं तो पार्टी ने ये सोचा है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ रहा हूं। तो अभी जितनी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको करूंगा। मैं कभी जिंदगी में कभी किसी पद की लालसा नहीं की है। एक नंबर बता दीजिए, कितनी सीटें आएंगी? देखिए, नंबर मैं ज्योतिषी नहीं हूं, पर पूरी दिल्ली में जो है बहार बह रही है बदलाव की। और जब ताश के पत्तों की जो बिल्डिंग होती है वो गिरती है तो वो पूरी कोलैप्स कर जाती है। तो ये कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।